मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर चल रही है। अभी तक हमने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के गाथा नंबर 1 से लेकर के गाथा नंबर 25 तक का विषय लिया है। पहला अधिकार चल रहा है। पहले अधिकार में 6 द्रव्य की चर्चा चल रही है। 6 द्रव्य की चर्चा जीव और अजीव के भेद से तो हो चुकी है। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यों के रूप में तो 6 द्रव्यों की चर्चा हो चुकी है। पहले से 14 अधिकार गाथा तक जीव द्रव्य की चर्चा है। 15वीं गाथा से लेकर के 22वीं गाथा तक अजीव द्रव्यों की चर्चा है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इन्हीं 6 द्रव्यों को आचार्य देव ने अस्थिकाय के रूप में भी वर्णन किया। तो 6 द्रव्यों का अस्थिकाय के रूप में कैसे वर्णन हुआ कि इनमें से 5 अस्थिकाय हैं और 1 अस्थिकाय नहीं है, इस रूप में वर्णन किया। तो जब ये वाली बात आई कि अस्थिकाय रूप 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्थिकाय रूप हैं, तो फिर बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि भाई अस्थिकाय का लक्षण क्या होता है। ठीक है, यदि आपने बताया कि प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से हम अस्थिकाय का विभाजन करते हैं, तो पहले ये बता दीजिए कि सभी द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इतना तो विषय हमने कर लिया था। अब इसमें और जो प्रश्न बाकी हैं, ठीक है, उसकी चर्चा आज हमारे सामने होगी। हम बस जल्दी से कल वाला विषय रिवाइज कर लेते हैं। गाथा नंबर 23 में क्या विषय आया था, ये आपको ख्याल में होगा। बहुत सिंपल विषय था गाथा नंबर 23 का। हाँ, कौन बताना चाहते हैं गाथा नंबर 23 का विषय? हाँ, मधु जी बता रहे हैं। पहले 6 द्रव्यों को 2 द्रव्यों में 2 भागों में बांटा, जीव और अजीव। उसके बाद में काल द्रव्य को अस्थिकाय ना बता करके बाकी 5 द्रव्यों को अस्थिकाय बताया। बहुत बढ़िया। अभी तक की जितनी चर्चा हुई थी उसका उपसंहार किया और कहा कि अभी हमने जो 6 द्रव्य देखे, ये 6 द्रव्य जीव और अजीव में विभाजित हो जाते हैं। इस तरह 6 द्रव्यों की चर्चा अभी तक हमने की और इन 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़कर बाकी सभी द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। ठीक है, फिर गाथा नंबर 24 में अस्थिकाय का लक्षण क्या बताया गया था? गाथा नंबर 24 में अस्थिकाय का लक्षण, हाँ बताइए। सभी को नहीं पता क्या? कम लोगों को पता है? हाँ, चलिए रीना जी आप बताइए। इसमें ये है कि जो है ये काल को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 5 अस्थिकाएं हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। क्योंकि ये पांचों जो हैं अस्थि हैं, अस्तित्व है इनका, तो जो है ये इसलिए इनको अस्थि कहा है। और ये काय की भांति, शरीर की भांति बहुप्रदेशी है, इसलिए ये काय कहलाते हैं। और अस्थि और काय को जोड़कर जो बना वो अस्थिकाय कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। बिल्कुल पूरा विषय इसमें आ गया। ठीक है, तो आपने कहा कि जो बहुप्रदेशी होते हैं, जो काय जैसे होते हैं, बहुत सारे प्रदेशों में रहते हैं, उनको अस्थिकाय कहते हैं। तो आचार्य देव ने अगली गाथा में, गाथा नंबर 25 में ये बात बताई कि सभी द्रव्यों के, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों के प्रदेश कितने कितने होते हैं। तो ये वाली बात गाथा नंबर 25 में आई थी। ये कौन बताएंगे? हाँ, मैं भी डाउट में आ जाता हूँ किससे पूछूं। चलिए कुसुम जी आप बताइए। इसमें बताया है जीव द्रव्य में और धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में असंख्या प्रदेश है, आकाश अनंत प्रदेश है,
पुद्गल द्रव्य संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है और काल द्रव्य एक प्रदेशी। बहुत बढ़िया। और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसीलिए वो अस्थिकाय नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए सुरभि जी, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, जब आपने एक उत्तर दिया था, उस उत्तर में एक क्वेश्चन पूछा था, आपको उत्तर भी बताना है, आपका क्या उत्तर था, मेरा क्या प्रश्न था, और फिर उस प्रश्न का हमने क्या उत्तर देखा था, ये सब कुछ आपको बताना है। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, चलिए। उत्तर पहले मैंने उत्तर ये दिया था ना कि संख्या पूछी थी कि सभी द्रव्यों की कितनी संख्या है, सॉरी प्रदेशों की, सभी द्रव्यों के प्रदेशों की। तो उसमें जो पुद्गल द्रव्य आया था, तो उसके संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश, उसके 3 भेद होते हैं। तो फिर प्रश्न उठाता है ये कि जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, और जो पुद्गल द्रव्य में जो अनंत प्रदेशी पुद्गल कहा था, पुद्गल द्रव्य, तो प्रश्न ये था कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कैसे रह सकते हैं। तो उसका उत्तर ये था कि जो हमने अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कहा, वो रहता तो असंख्यात प्रदेशी लोक में ही है, परंतु उस पुद्गल स्कंध में अनंत परमाणु होने से उसको अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा, आपने सारा विषय ले लिया है। मेरे हिसाब से बाकी सभी लोगों को भी ख्याल में आ गया होगा कि अनंत आकाश के प्रदेशों में रहने से उसे अनंत प्रदेश नहीं कह रहे हैं। पुद्गल परमाणु, उस स्कंद में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, इस कारण से उसे अनंत प्रदेशी कहा है। ठीक है। संख्यात प्रदेशी कब बोलेंगे? जब संख्यात परमाणु। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी कब बोलेंगे? जब असंख्यात परमाणुओं का स्कंद हो तो असंख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणुओं का स्कंद हो तो अनंत प्रदेशी। इसी कारण वो असंख्यात प्रदेशी लोक में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य रह लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमारा कल का विषय तो हमने पूरा देख लिया, अब आज का विषय हमारा जो प्रारंभ होता है वो हम स्टार्ट करते हैं। भैया जी सॉरी, मैं बीच में टोक रही हूँ। भैया जी हमारे पास ये पुस्तक नहीं पहुंची है, और पीपीटी इसी मोबाइल में होती है तो हमें दिक्कत होती है पढ़ने में। वहां से द्रव्य संग्रह जी की पुस्तक, मतलब जो आपकी किट है वहां से डिस्पैच हो चुकी है, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए थे ना उनकी डिस्पैच हो चुकी है। अच्छा, और अभी बाकी ग्रुप में लोगों के थोड़े थोड़े मैसेज भी आने लगे हैं कि उनके पास पहुंचने लगी है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि अब हमको थोड़ी शांति मिली है कि थोड़े लोगों के पास पहुंच रही है, तो बाकी लोगों के पास भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ठीक बस है भैया। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इंतजार ही कर सकते हैं। ओके भैया जी, और ठीक। आप लोगों से थोड़ी क्षमा मांग सकते हैं कि इतनी देरी हो रही है। अगले बैच में हम ऐसा करेंगे, जो लोग बिल्कुल पक्का अच्छे से कंफर्म करके बताएंगे कि वो बैच को ज्वाइन करेंगे, तो बैच स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों से फॉर्म फिल करा लेंगे और आपको किट भेज देंगे। उसमें बस दिक्कत ये रहती ना कि लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया, हाँ हम आएंगे, और फिर नहीं आएंगे, तो फिर वहां नहीं से भैया जी, किट भेजी जा रही है। नहीं, भैया जी आपके आ बारे में रहे हैं, नहीं बोल रहा लेकिन आजकल क्या है ना, सैटरडे संडे मैंने आपको लिखा भी था कि सैटरडे संडे ना कहीं आना भी होता है, जाना भी होता हाँ, है, पर इसी ठीक, चक्कर में मेरी क्लास छूट गई। कभी नेट की प्रॉब्लम भी हो रही है आजकल बरसात के कारण, वरना कंटिन्यू करेंगे हम लोग तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी अब। देखो मैं ये सारे तो पेज चला देता हूँ आपको। हमने मंगलाचरण भी कर लिया, पुराना रिवीजन भी आपका हो गया होगा। ठीक है, आप लोग घर पर भी कर रहे होंगे। और ये कितना विषय है इस अंतराधिकार में है, तीसरे अंतराधिकार में, ये भी देख लीजिए। तो हमने 23, 24 और 25 नंबर की गाथा कल देखी थी। आज 26 और 27 नंबर की गाथा हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं आज का। आज हमको पहले 26 नंबर की गाथा देखेंगे। 26 नंबर की गाथा आई कहाँ से? देखो, अस्थिकाय का लक्षण कहा 24 नंबर की गाथा में, और 25 नंबर की गाथा में प्रदेशों की संख्या कही। तो जब प्रदेशों की संख्या बताई कि भाई पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं, कि संख्यात, असंख्यात, अनंत होते हैं। कालाणु कितना प्रदेशी होता है? एक प्रदेशी होता है। तो कालाणु एक प्रदेशी होता है, इसलिए आपने कहा कि इसीलिए वो काय नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। और आपने पुद्गल के प्रदेश बताए कि संख्यात, असंख्यात, अनंत। अब संख्यात से शिष्य को अपने आप ख्याल में आ गया
अरे पुद्गल तो एक प्रदेशी भी होता है। कौन सा पुद्गल? परमाणु। तो वो परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, तो फिर परमाणु को भी तो बाहर रखना था कि परमाणु भी कैसा है? कायवान नहीं है, परमाणु भी अस्थिकाय नहीं है। लेकिन हमने तो पुद्गल द्रव्य को अस्थिकाय कहा है, तो उसके लिए आचार्य देव 26 नंबर की गाथा में उत्तर दे रहे हैं कि परमाणु कायवान है तो क्यों है, किस कारण से हम परमाणु को कायवान कहते हैं। हाँ रीना जी, आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है? भैया जी, ये परमाणु मतलब क्या है? पुद्गल परमाणु, देखिए पुद्गल द्रव्य जो हमको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला द्रव्य दिखाई देता है ना, ये पुद्गल द्रव्य है। अब इस पुद्गल द्रव्य का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं पुद्गल परमाणु। ठीक है, तो वो पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट, जिसका और दूसरा पार्ट नहीं हो सकता, वो पुद्गल परमाणु होता है, और वो भी एक प्रदेश में रहता है। ठीक है, तो वही प्रश्न है कि वो एक प्रदेश में रहता है, तो फिर आप उसको कायवान क्यों कह रहे हैं? ठीक है, चलिए तो हम भैया गाथा। अणु किसे कहेंगे? अणु परमाणु एक ही चीज है। देखो अच्छा अ, ठीक है। और हमारे कालाणु, साइंस, भैया जी परमाणु और कालाणु इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए ये प्रश्न आएगा भी कि अणु शब्द तो हम पुद्गल द्रव्य के परमाणु के साथ लगाते हैं, आपने काल द्रव्य के साथ अणु शब्द क्यों लगाया? इस प्रश्न को हम टीका में से डायरेक्टली लेंगे। अच्छा प्रश्न किया है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम इसका उत्तर मूल टीका में से आचार्य देव के शब्दों में इसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है भैया जी, ठीक है धन्यवाद। भैया। चलिए हम अभी गाथा नंबर 26 प्रारंभ करते हैं। इस गाथा में पुद्गल परमाणु कायवान है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, एयपदेशो वियणु राणा खंदप देश दोहोदी बहुदेशो उवयारा तेण यकायो भणन्ति सवणहु यद्यपि पुद्गल अणु है मात्र एक प्रदेश में, पर बहु प्रदेशी कहें जिन स्कंध के उपचार से। देखो प्रश्न क्या था? पुद्गल परमाणु काया है तो कैसे है? पुद्गल परमाणु को आपने काय क्यों बोला? तो आचार्य देव कह रहे हैं उपचार से। पुद्गल परमाणु है तो एक ही प्रदेशी, पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में ही रहता है, तो एक प्रदेश में रहता है, फिर भी आपने उसे काय क्यों बोला? तो कहा उपचार से। ठीक है, देखो शब्द आपको मिला होगा उव आरा, उव आरा नीचे है ना, उव आरा तेण या कायो। देखो हम एक एक शब्द से ही देख लेते हैं, वो सही रहेगा। देखो एयप देशो भी अणु, अर्थात एक प्रदेश होने पर भी अणु। ठीक है, एयप देशो भी अणु अर्थात एक प्रदेशी होने पर भी अणु अर्थात परमाणु। राणा खंदप देश दोहोदी, अर्थात राणा मतलब बहुत, स्कंद के प्रदेश, राणा मतलब बहुत, बहुत प्रकार के, खंदप अर्थात स्कंद जिसमें बहुत प्रकार के देश होते हैं, मतलब स्कंद बहुप्रदेशी होता है, उस प्रकार वो अणु हो जाता है, होदी वो अणु भी स्कंद रूप हो जाता है ना। और वो स्कंद कैसा है? नाना प्रदेशो है, स्कंद बहुत प्रदेश होता है, उस अपेक्षा से बहुदेशो, उस अपेक्षा से बहुप्रदेशी हो जाता है। इसीलिए ओ वो यारा, देखो बहुदेशो होदी अभी नहीं है नहीं बोल रहे हैं, होदी। देखो ध्यान रखने की बात है, जो इस पुद्गल परमाणु है वो अभी बहुप्रदेशी नहीं है, अभी तो हम उपचार से बहुप्रदेशी कहेंगे, अभी तो वो एक प्रदेशी है। लेकिन बहुप्रदेशी होदी जब वो स्कंद से जुड़ जाएगा, जब वो स्कंद का पार्ट बन जाएगा, तब वो पुद्गल परमाणु भी बहुप्रदेशी हो रहा है, पुद्गल द्रव्य बहुप्रदेशी हो रहा है। लेकिन जब एक प्रदेशी अणु है तब तो एक प्रदेशी है। ठीक है, तो होदी शब्द भी ध्यान रखना कि अभी नहीं है, हम एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु को बहुप्रदेशी नहीं बोल रहे हैं, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक प्रदेशी ही है, परमाणु एक प्रदेशी ही है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य है बहुप्रदेशी होने की। तो सामर्थ्य है बहुप्रदेशी होने की, अर्थात उसमें स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, स्कंद का पार्ट बनने का सामर्थ्य है। इस कारण से उस अणु को भी उपचार से, ठीक है, उव्यारा तेण या कायो भणन्ति, इसीलिए उसको उपचार से काया कहा है। किन्होंने? सब अणु,
सवर्णु अर्थात कौन? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान ने उसको उपचार से काया कहा है। ठीक है, देखिए अन्वय नीचे से, एयप देशो अणुवी राणा खंडप देश दो बहुदेशो होदी तेण, इस कारण से यह सब वर्ण हूँ, देखिए स्पेलिंग काफी गलत हो जाते हैं, यह सब वर्ण हूँ उवियारा काओ भड़ंती, इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने उपचार से उसे काया कहा है। ठीक है, ख्याल में आ गया? भैया जी, जब हाँ जी, जब स्कंद रूप में मिलके इसको मतलब वो शक्ति मतलब वो हो गया, जैसे परमाणु बन गया बहुपदेशी, फिर उपचार हाँ से क्यों कह रही है जब वो मिल गया है? फिर देखो, जब वो मिल गया तब उपचार से नहीं बोल रहे हैं, जब नहीं मिला है तब उपचार से बोल रहे हैं। तो जब मिल जाएगा फिर तो नहीं रहेगा ना वो उपचार। हमें तब के लिए प्रश्न ही नहीं है, हमें तो प्रश्न ही अभी क्या है कि भैया जब वो मिल जाएगा तब की बात तो ठीक है, हम स्कंद को बहुप्रदेशी मान लेते, परंतु आपने तो सारे के सारे पुद्गल को काया कहा है, अस्थिकाय कहा है, तो सारे के सारे पुद्गल को अस्थिकाय कहा है, तो सारे पुद्गल में तो परमाणु भी आ गया, तो परमाणु को अस्थिकाय कैसे कहा, है ना? तो प्रश्न ही परमाणु के संबंध में, अब वो उत्तर भी परमाणु के संबंध में दे रहे हैं कि हम परमाणु को उपचार से अस्थिकाय करें। स्कंद तो है ही अस्थिकाय, स्कंद तो है ही बहुप्रदेशी, लेकिन परमाणु नहीं है ना बहुप्रदेशी, तो वो जो परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है फिर भी उसे बहुप्रदेशी कहा है, तो कह रहे हैं उपचार से कहा है। और उपचार क्या किया? उपचार हर कहीं तो लागू पड़ता नहीं, जैसे मतलब उसमें गिलास में, शक्ति है बनने की, इसलिए हाँ उपचार से हाँ कहा है। हाँ, देखिए ठीक। जैसे एक स्टील का ग्लास है, ठीक है, अब उस स्टील के ग्लास को स्टील का ग्लास कहना तो सही बात है, लेकिन उसमें पानी रखा है, ठीक है, तो हम गिलास को जो कि स्टील का है उसे क्या कह रहे हैं? पानी का गिलास। ठीक है, अब पानी नहीं रखा हो, दूध रखा हो और तब आप बोले पानी का गिलास, तो वो उपचार नहीं है। ठीक है, तो उपचार किसी ना किसी प्रयोजन के कारण होता है, तो यहाँ पर क्या उपचार है, यहाँ क्या प्रयोजन है, यहाँ किस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं कि भाई हाँ पुद्गल परमाणु भी हम पुद्गल परमाणु को भी अस्थिकाय बोल रहे हैं कि भैया वो पुद्गल परमाणु स्कंद का पार्ट बन करके अस्थिकाय हो जाता है, स्कंद का पार्ट बन करके बहुप्रदेशी हो जाता है, इस उपचार से हम उसको अभी भी अस्थिकाय बोल रहे हैं। अभी टीका में एक और बात बताएंगे, टीका में बताएंगे कि पुद्गल परमाणु में ऐसी शक्ति पाई जाती है, कौन सी? जिससे वो बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, स्निग्ध रुक्षत्वादी शक्ति पाई जाती ना, उस कारण से वो बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति तो पुद्गल परमाणु में भी पाई जाती है। ठीक है, जिससे वो बंधन को प्राप्त होते हैं, तो स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति के कारण वो जो स्निग्ध रुक्षत्व नाम की शक्ति पुद्गल परमाणु में भी प्रेजेंट है, उसके कारण हम परमाणु को भी कायवान कहते हैं। देखिए आगे हम एक बार अभी टीका से देखेंगे। हाँ सुरभि जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे बहुत सारे पुद्गल परमाणु होते हैं जो कभी स्कंद रूप होते ही नहीं है, हाँ परंतु क्या उनमें भी लेकिन शक्ति होती है कि वो स्कंद हाँ, रूप? उनमें स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति तो पाई जाएगी, उनके स्पर्श गुण में स्निग्ध रुक्षत्व नाम की शक्ति पाई जाती है, तो स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति पाई जाती है। अब वो भले ही स्कंद रूप ना हो, लेकिन उनमें स्निग्ध रुक्षत्व नाम की शक्ति तो है, तो उस शक्ति के कारण, शक्ति पाई जाने के कारण से हम उनको अस्थिकाय कहेंगे, उस शक्ति के उपचार से। देखो काल द्रव्य भी एक एक प्रदेशी होते हैं, लेकिन उन काल द्रव्य में वो स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति नहीं है। यदि काल द्रव्यों में भी वो स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति होती है, वो बंधन को प्राप्त हो जाते तो हम उनको भी बहुप्रदेशी बोल देते, लेकिन उनमें और परमाणु में यही अंतर है कि परमाणु में तो स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति है और काल द्रव्य में वो नहीं है, इसीलिए अणु को, परमाणु को हम अस्थिकाय कहते हैं। हाँ कुसुम जी आपको प्रश्न कोई? प्रयोजन के निमित्त से जो व्यवहार होगा उसी उपचार कहेंगे ना? बिल्कुल सही, किसी प्रयोजन से आपने जो निमित्ताधीन कोई कथन किया है उसको ही व्यवहार कहते हैं। व्यवहार की ऐसे और भी परिभाषा हो सकती हैं, ये परिभाषा भी बहुत अच्छी है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। वैसे आप सभी को आ गया, फिर भी देखते हैं। देखिए एक अर्थ, सॉरी एक प्रदेश पुद्गल परमाणु भी, एक प्रदेशी होना चाहिए था, एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु भी अनेक स्कंद प्रदेश से बहुत प्रदेशी होता है, इसलिए सर्वज्ञ देव व्यवहार से अर्थात उपचार से या व्यवहार से परमाणु को काय कहते हैं।
ठीक है। वो एक प्रदेशी पुद्गल भी अनेक स्कंद प्रदेश से बहुप्रदेशी हो जाएगा जब भी वो स्कंद का पार्ट बनेगा। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान उपचार से उस एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु को भी अस्थिकाय कहते हैं। ठीक है, देखिए ए अपदेशो भी एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल परमाणु विविध स्कंद रूप प्रदेश वाला होता है। संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी जो स्कंद है उन रूप वो एक परमाणु भी हो जाता है। इस कारण बहुप्रदेशी होता है और इसी कारण सर्वज्ञ देव पुद्गल परमाणु को उपचार से काव अर्थात कायवान कहते हैं। देखिए इस विषय को थोड़ा सा हम मूल गाथा से भी, मूल टीका से भी देखते हैं। मैं एक बार आपके सामने द्रव्य संग्रह जी की पीडीएफ शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? चलिए हाँ जी। देखिए गाथा नंबर 26 की बात हमारी चल रही है। हमने इसका अर्थ भी देख लिया कि एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल परमाणु अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से अर्थात व्यवहार से परमाणु को भी काय कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके विशेष पर आते हैं जो टीका का पाठ है ना, यहाँ देखिए। हाँ, नीचे ही आते हैं सीधे। हाँ देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम पहली लाइन से, आपको दिख रहा होगा हाईलाइटेड पार्ट। स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्वि अणुक आदि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। कौन? एक परमाणु। ठीक है, अब यहाँ पर उसी बात को आगे भी कंटिन्यू करते हुए बोले कि कोई मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्वि अणुक, देखो ना प्रश्न आप ध्यान में रखना क्या कह रहे हैं। जैसे पुद्गल परमाणु द्रव्य रूप से एक होने पर भी, पुद्गल परमाणु एक द्रव है ना, तो द्रव्य रूप से एक द्रव्य होने पर भी द्वि अणुक त्रि अणुक आदि जो उसके स्कंद होंगे ना, द्वि अणुक आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेश रूप कायत्व है। उसी प्रकार अब वो प्रश्न कर रहे हैं, उसी प्रकार कालाणु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्यायों से कायत्व हो। भाई जैसे आपने स्कंद रूप पर्याय से एक पुद्गल परमाणु को कायपना घटा दिया, तो वो प्रश्न कर रहे हैं ऐसे आप काल द्रव्य को, कालाणु को कायत्व क्यों नहीं घटा रहे? भाई द्रव्य से जैसे पुद्गल परमाणु एक था वैसे कालाणु भी एक है, वहां आपने स्कंद रूप पर्याय से उसको अनेकत्व घटाया, यहाँ भी किसी अपेक्षा से घटा दीजिए, काल द्रव्य को भी कायपना घटा दीजिए ना। तो बोलना है वो भी पर्यायों से, अपनी पर्यायों से कायत हो तो उसका परिहार किया जाता है। देखना यहाँ पे बहुत अच्छा तर्क आने वाला है। देखिए स्निग्ध रुक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का काल में अभाव होने से वैसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, काल द्रव्य में स्निग्ध रुक्षत्व नहीं पाया जाता है, जबकि उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्व पाया जाता है। तो स्निग्ध रुक्षत्व वहां पाया जाता है ना, पुद्गल के एक परमाणु में भी स्निग्ध रुक्षत्व पाया जाता है, इसलिए इस पुद्गल परमाणु को कायपना कहा है। और वह किस लिए भाई, काल द्रव्य में क्यों नहीं पाया जाता, अकेले पुद्गल द्रव्य में ही स्निग्ध रुक्षत्व क्यों पाया जाता है? क्या इस पुद्गल द्रव्य के परमाणु में भी स्निग्ध रुक्षत्व पाया जाता है क्या? तो कह रहे हैं हाँ, क्यों? क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है। जो स्निग्ध रुक्षत्व पना है ये पुद्गल द्रव्य का धर्म है, और धर्म होने से वो सभी पुद्गल द्रव्यों में पाया जाता है, चाहे तो वो परमाणु रूप हो चाहे तो वो स्कंद रूप हो, सभी में वो स्निग्ध रुक्षत्व स्वभाव पाया जाता है। और स्निग्ध रुक्षत्व के कारण से बंधन होता है, बंधन के कारण से ही पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी हो सकते हैं। ठीक है, ख्याल में आ गया? देखिए अब जो प्रश्न आप में से किसी ने मुझसे किया था ना कि भाई जो अणु शब्द आप बोल रहे हो, काला अणु में अणु शब्द बोल रहे हो, तो ये प्रश्न यहाँ पर भी उपस्थित हुआ है। देखो इस प्रश्न को यहाँ से ही देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा उत्तर भी यहाँ दिया। देखो शंका, अणु पुद्गल की संज्ञा है,
काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? अब बार बार ये अणु शब्द, ये कालाणु क्यों बोल रहे हो भैया? हाँ? अणु का अर्थ तो हमने समझा है कि पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु को अणु बोलते हैं, परमाणु अणु। हाँ? अब काल द्रव्य के साथ अणु शब्द क्यों लगा रहे हैं? हाँ? तो अब वो बताएंगे भैया अणु शब्द का वैसे तो मीनिंग क्या होता है, हाँ? और कहाँ लगाने से उसका क्या मीनिंग हो जाता है, देखते हैं। देखो, अणु शब्द द्वारा व्यवहार नयों से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। हाँ? परमाणु वास्तव में क्या है? पुद्गल है। अणु उसको क्यों बोल रहे हो? हम व्यवहार नय से बोल रहे हैं। अब व्यवहार नय से क्यों बोल रहे हो तो वो भी बताते हैं। देखिए, वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। अर्थात जब सूक्ष्मता बतानी है, छोटा बताना है, कोई चीज बहुत छोटी है, कोई चीज बहुत सूक्ष्म है, वो बताने के लिए हम अणु शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, हमारे मंगलायतन में, जब हम मंगलायतन में पढ़ते थे, जब भी नया एडमिशन होता था, ठीक है, तो नए एडमिशन होते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे। अब एडमिशन होने पे जो सबसे छोटी हाइट वाला होता था ना, उसका नाम अणु, परमाणु ऐसे रख देते थे। क्यों? उसकी हाँ, परमाणु रख देते थे। अणु या परमाणु, क्यों? उसकी हाइट छोटी होती थी ना, मतलब सूक्ष्मता का वाचक है अणु शब्द। अर्थात जो चीज छोटी होगी हम उसको अणु, परमाणु बोल देंगे। हाँ, तो भाई यहाँ बता रहे हैं, वास्तविक रूप से तो अणु, एक सेकंड, वास्तविक रूप से तो अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है। अब जो सबसे छोटा है उसे हमने परमाणु बोल दिया। अणु का अर्थ क्या? कि सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहता है। अब परमाणु शब्द का क्या अर्थ हुआ? अणु शब्द का अर्थ हुआ सूक्ष्म, तो परमाणु शब्द का क्या अर्थ हुआ? अति सूक्ष्म। जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म होगा उसको परमाणु बोलेंगे, क्योंकि अणु शब्द का अर्थ हुआ सूक्ष्म, तो परमाणु का अर्थ हो गया सबसे ज्यादा सूक्ष्म। ठीक है, अब देखिए, और वह सूक्ष्मता वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गल अणु को कहता है। जब हम पुद्गल द्रव्य के संबंध में इस अणु शब्द को यूज करेंगे तो कहाँ यूज होगा? जो एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है उसको हमने परमाणु कहना चालू कर दिया। हाँ, तो ऊपर पहली लाइन में बोला था ना, अणु शब्द द्वारा व्यवहार से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से देखेंगे तो जिसका पूर्ण गलन स्वभाव है तो उसका नाम पुद्गल है। निश्चय से तो उस द्रव्य का नाम पुद्गल है, और व्यवहार से किसी उपचार से, किसी कारण से कि भाई वो सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा होने के कारण से हमने उसको परमाणु कहना प्रारंभ कर दिया। और देखिए, और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में कालाणु को कहता है अणु शब्द। हम काल द्रव्य को भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि काल द्रव्य भी सबसे छोटा है। सबसे छोटा मतलब वो भी एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेशी होने से वो भी अणु जैसा है, सूक्ष्म है। हाँ? सूक्ष्म है, इसीलिए वो काल द्रव्य भी कालाणु हो गया, और परमाणु भी सूक्ष्म है, पुद्गल द्रव्य वो, तो वो भी पुद्गल परमाणु हो गया। तो अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। पुद्गल द्रव्य के साथ लगा दिया तो पुद्गल परमाणु, काल द्रव्य के साथ लगा दिया तो कालाणु। इस प्रकार वो अणु शब्द दोनों के साथ लग जाता है। ठीक है, तो हमको जो अणु शब्द का मतलब ख्याल था कि अणु शब्द अकेले पुद्गल द्रव्य में घटित होता है, तो ऐसा नहीं, क्यों? अणु शब्द का अर्थ तो छोटा होता है। ठीक है, और परमाणु का हो गया सबसे छोटा, तो वो अणु शब्द आप काल द्रव्य के साथ भी लगा सकते हो, पुद्गल द्रव्य के साथ भी लगा सकते हो। हमने तो जीव द्रव्य के साथ भी लगाया है, याद है आपको? अणु गुरु देह परमाणु, है ना? अणु गुरु देह परमाणु। अब वो जीव द्रव्य के साथ ऐसे लगाए कि जीव की छोटी देह, जीव की बड़ी देह। ठीक है, जीव के साथ जो देह है वो यदि छोटी है तो जीव को भी अणु बोल देंगे। जीव की देह यदि बड़ी है तो उसे भी गुरु बोल देंगे, बड़ा बोल देंगे। ठीक है, वो देह के संबंध से जीव के भी अणु गुरु नाम हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे तो भैया काल के सापेक्ष में तो इसको परमाणु कहना चाहिए ना, क्योंकि दो परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, और आप कह रहे हो कि काल के अंदर जो परमाणु होता है उसके अंदर स्निग्ध और रूक्ष गुण नहीं दो होता, तो परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं, ये वाली बात कैसे आई? क्योंकि अति सूक्ष्म तो परमाणु है और उससे बड़ा अणु है। नहीं नहीं नहीं, देखो, अणु शब्द का मतलब छोटा होता है। अणु का मतलब एक पुद्गल परमाणु या दो पुद्गल परमाणु को नहीं बोलना है। अणु मतलब बोलना है छोटा। अभी वो पुद्गल द्रव्य के साथ में आप अणु शब्द को लगा रहे हो, या काल द्रव्य के साथ में अणु शब्द को लगा रहे हो, या जीव द्रव्य के साथ अणु शब्द को लगा रहे हो,
मैं आपको वही बता रहा था। एक अणिमा नाम की रिद्धि भी होती है, अणिमा हाँ रिद्धि। हाँ तो अणिमा उसमें भी मृदंगम। ये विषय है कि भी छोटा होने के अर्थ में, अणु मतलब छोटा, ये अर्थ लेना। तो अब वो परमाणु हम ये बोल देते हैं कि जहां पर एक प्रदेशी पुद्गल हो, मतलब पुद्गल द्रव्य हो, मतलब परमाणु जिसे हम बोलते हैं, जो एक परमाणु है, एक पुद्गल द्रव्य, उसको हम परमाणु कहते हैं बस। तो इसका मतलब अणु परमाणु दोनों को हम एक ही मान के चले। हाँ, अणु परमाणु एक ही चीज है, अणु एक परमाणु एक ही शब्द। देखो हम साइंस में वो एटम मॉलिक्यूल ऐसे भेद करते हैं ना। एटम हाँ मतलब सबसे छोटा मॉलिक्यूल, जहाँ पे 2 एटम मिल जाएंगे वहां पे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अरे भैया, उनका तो एटम भी अभी विभाग वाला हो गया, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह होते हैं ना। तो अब भैया यदि आपने उसके भी भेद कर दिए, तो हमारे नजर में तो अभी वो बहुत बड़ा स्कंद है, जिसे हम एटम बोलते हैं साइंस में। यदि हम हमारे द्रव्याणुओं की अपेक्षा से देखेंगे, पुद्गल द्रव्य की चर्चा की अपेक्षा से देखेंगे, तो वो भैया भी बहुत बड़ा स्कंद है। हाँ, एक पुद्गल परमाणु बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये गाथा नंबर 26 का विषय यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बात स्पष्ट हो गई कि पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल जो परमाणु है, उसको किस अपेक्षा से आचार्य देव ने यहाँ पर काय कहा है। पुद्गल द्रव्य को अस्थिकाय क्यों कहा, तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य को हमने उपचार से अस्थिकाय कहा है। और किस उपचार से, कि भैया उसमें स्निग्ध रुक्षत्व पाया जाता है ना, तो स्निग्ध रुक्षत्व पाए जाने के कारण से वो पुद्गल द्रव्य, वो एक पुद्गल परमाणु, एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी हो सकता है। अभी नहीं है, अभी तो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो स्कंद का पार्ट बन करके बहुप्रदेशी हो जाएगा। इस कारण से हमने एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को भी बहुप्रदेशी अस्थिकाय उपचार से कहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, गाथा नंबर 27 के विषय पर आते हैं। देखो, अब ये गाथा नंबर 27 में कि जब से ये अस्थिकाय की बात चालू हुई है, जब से, तब से आचार्य देव बहुत बार असंख्यात प्रदेशी, एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, एक प्रदेशी, कितने बार ये शब्द आ गए। अरे आचार्य देव, हमको प्रदेश का मतलब तो बता दीजिए, प्रश्न ख्याल में आ रहा है। हमको इतनी देर से बहुप्रदेशी, एक प्रदेशी, काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसीलिए वो अस्थिकाय नहीं है। पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य है, इसलिए वो अस्थिकाय है। अरे ये प्रदेश वर्ड बार बार आ रहा है, तो प्रदेश का अर्थ क्या होता है। तो आचार्य देव यहाँ गाथा नंबर 27 के माध्यम से इस पूरे 6 द्रव्य अधिकार का पहला जो अधिकार है हमारा, उसका उपसंहार इस विषय से कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश का लक्षण बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नया विषय भी हमको सीखने में मिलेगा। पढ़ते हैं, देखिए। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु उट्टद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वाणुत्थान डाणरिहम। एक अणु जितनी जगह घेरे प्रदेश कहें उसे, किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहें। देखो, बहुत नई बात पता चलने वाली है अभी हमको। ठीक है, देखें क्या कहा। जावदीयम आयासम, आकाश के जितने क्षेत्र में, जावदीयम आयासम मतलब जितने आकाश में, अविभागी पुद्गलाणु उट्टद्धम, अविभागी पुद्गल परमाणु रहता है, या जितना प्रदेश वो एक पुद्गल परमाणु घेरता है। ठीक है, पुद्गल, एक पुद्गल परमाणु, अविभागी पुद्गल अणु, पुद्गल परमाणु जितने आकाश को घेरता है, जितने आकाश में रहता है, तम खुपदेशम जाने। खु, खलु शब्द भी बोलते ना, खु यहाँ पर होगा निश्चय से, यह वास्तविकता में। तो तम खुपदेशम जाने, उतनी जगह को प्रदेश जाने। कितनी जगह को, आकाश के जितने प्रदेश में, जितने आकाश में एक अविभागी पुद्गल अणु रहता है, पुद्गल परमाणु रहता है, उसको एक प्रदेश उसको एक प्रदेश जाने। और देखिए क्या बोलना है, अब देखना। सव्वाणुत्थान डाणरिहम, अर्थात सब अणु, सब अणु, ठाण, और दान निहम, उसको सब अणु को स्थान देने में
स्थान देने में उसकी सामर्थ होती है। बिल्कुल नई बात आपको पता चल रही होगी। एक प्रदेश में, आकाश के एक प्रदेश में समस्त अणुओं को, सर्व अणुओं को स्थान देने की सामर्थ्य होती है। क्या कह रहे हैं? एक प्रदेश में सब्बाण उत्थान दारुण्यम, अर्थात सारे के सारे अणु उस एक प्रदेश में आ जाएं, इतनी उस एक प्रदेश की सामर्थ्य होती है। टीका से अभी हम इस विषय को देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इतना ही ले रहे हैं, ज्यादा डिटेल टीका के साथ भैया करेंगे। इसकी जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसमें तो हाँ देखो बात में भी आपसे कह रहा था वैसे ही लग रहा है इसको हिंदी वाले को पढ़ के कि एक बार भैया जो पहला आया था, जो पहले था एक अणु जितने प्रदेश में रहते हैं, हाँ, इससे पहले जिसमें हिंदी का लिखा हुआ था। एक सेकंड निकालता हूँ मैं। हाँ, ये वाला नहीं ये वाला नहीं, जिसमें हाँ ये वाला इससे पहले। अच्छा, हाँ, इससे पहले, इससे भी पहले। हिंदी की गाथा, हिंदी की गाथा हाँ, ये वाला नहीं भैया जो गाथा बोलते हैं प्रभु। जिसमें ये वाला अच्छा, ये अच्छा, हाँ ये ठीक कहता है। है एक एक अणु अणु जितने, जितनी जगह घेरे प्रदेश कहे उसे, और किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहे। हाँ, तो इसको पढ़ के लगता है कि अणु से छोटा परमाणु होता है। नहीं 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 नहीं, देखो वो तो क्या होता है, जब हमको हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है, तो वो एक लाइन में कैसे उसको फिट करेंगे, पूरे जो प्राकृत में जो भाव आया है उस प्राकृत के अर्थ को एक लाइन में हमको ट्रांसलेट करना है, और उस छंद की मर्यादा भी बना के रखनी है। तो यदि हमारे पास जगह ज्यादा हो तो हम वहां पे परमाणु शब्द रख देते, और यदि जगह कम है तो हमने परमाणु की जगह अणु शब्द रख दिया, लेकिन भाव वही है। ठीक है, तो वो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अणु भी बोल सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही भाव लेना है कि पुद्गल का जो सबसे छोटा भाग है। ठीक है, देखो यदि हम इसको मूल गाथा के शब्दों में देखें तो उन्होंने उसके लिए क्या बोला, अविभागी पुद्गल अणु। तो अविभागी पुद्गल अणु जो है उसी को तो परमाणु कहते हैं। अब वो परमाणु अर्थ लेना था, लेकिन आप हिंदी में उसको अणु शब्द से ही बता दिया कि अणु शब्द बोलो या अविभागी पुद्गल अणु बोलो, वो एक ही बात है, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा भाग उसको ही यहाँ पे लेना है। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको हिंदी अर्थ देखते हैं। जितना आकाश, एक सेकंड, हाँ, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु द्वारा आच्छादित है, अर्थात वो जितना आकाश का स्थान घेरता है, जितने आकाश में वो अविभागी पुद्गल परमाणु रहता है, उसे निश्चय ही सब अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो। तो प्रदेश का लक्षण बताया, क्या बताया कि आकाश का अविभाग, जितने आकाश में अविभागी पुद्गल परमाणु रहता है उसे ही प्रदेश जानो। और वो कैसा है कि सब अणुओं को स्थान देने में योग्य है। हाँ? उस एक प्रदेश में इतनी योग्यता है, इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे के सारे अणुओं को स्थान देने में योग्य है। अन्वयार्थ देखते हैं, फिर हम टीका पर आते हैं। जितना आकाश पुद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त है उसे वास्तव में सर्व अणुओं को स्थान देने योग्य प्रदेश जानना चाहिए। ठीक है, हम टीका पर आते हैं, बहुत अच्छा विषय इसमें टीका में भी है। देखिए ये तो हमने देख लिया, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु पुद्गल अणु से रोका जाता है उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो। अब देखिए ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, वो प्रदेश के बारे में बता रहे हैं कैसा है। वह प्रदेश सर्व अणुओं को, अर्थात सर्व परमाणुओं को और सूक्ष्म स्कंदों को स्थान अर्थात अवकाश देने में योग्य है। क्या कह रहे हैं, उस एक प्रदेश में इतनी योग्यता है कि वो सर्व अणुओं को स्थान देने की योग्यता रखता है, सामर्थ्य रखता है। हाँ देखिए, अब इसके बारे में स्पष्ट करते हैं कि भाई उस एक प्रदेश में इतनी सारी सामर्थ्य कैसे है। तो उसका कारण बता रहे हैं, उसका स्वरूप भी बता रहे हैं, और सिद्धांत से ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, सिद्धांतों को ही उदाहरण के रूप में भी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है, इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंतानंत जीव और उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। वे लोग कितना है, असंख्यात प्रदेशी,
उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंतानंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल उन असंख्यात प्रदेशों में कैसे रह लेते हैं? ये तो तभी पॉसिबल है जब हर प्रदेश में अनंत अनंत द्रव्य हो। तो वही बात बता रहे हैं कि ऐसी आकाश द्रव्य की शक्ति है जिसके कारण हर प्रदेश पर अनंत अनंत द्रव्य विराजमान रहते हैं। देखिए, इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में अवकाश देने का सामर्थ्य अन्यत्र इस प्रकार का है। अब देखिए, वो गवर्नमेंट सार आदि से भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे ये बात और भी जगह पर आई है। देखिए, एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? एक निगोदिया शरीर में कितने जीव होते हैं? एक निगोदिया शरीर में कितने जीव होते हैं पता है आपको? अनंत 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 अनंत, लेकिन कितने अनंत? से अनंत गुण है। सिद्धों से अनंत गुण है। 3 काल के जितने सिद्ध हुए हैं, 3 काल के सिद्ध मतलब समझ रहे हो? भूतकाल में जितने सिद्ध अभी तक हो गए, भूतकाल से अनंत गुना होता है भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल के जितने सिद्ध हैं उन सभी सिद्धों से अनंत गुने जीव एक निगोदिया शरीर में होते हैं। और विचार करिए, उन सभी अनंत निगोदिया जीवों का शरीर तो एक है, एक औदारिक शरीर तो एक है, लेकिन तेजस शरीर, कार्मण शरीर उन सबके अपने अपने हैं। आपको ख्याल है? उस निगोदिया जीव का जो शरीर हम कह रहे हैं, तो अनंत निगोदिया जीव का एक शरीर है, सप्रतिष्ठित है ना। साधारण वनस्पति है, तो साधारण वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति का लक्षण ये है कि जहाँ पर एक शरीर के धारक अनंत जीव होते हैं। तो उस एक निगोदिया शरीर के मालिक कितने हैं? अनंत निगोदिया जीव। ठीक है, तो एक औदारिक शरीर के मालिक हैं अनंत निगोदिया जीव, परंतु उन सबके अपने अपने तेजस और कार्मण शरीर होते हैं। कार्मण शरीर का जो 8 कर्म बंधे हैं ना, 8 कर्मों, जितना भी 8 कर्मों का बंधु है, तो उन 8 कर्मों का जो शरीर होगा, मतलब जो 8 कर्म है, कार्मण शरीर है वो, और उसमें कितने परमाणु होते हैं? तेजस शरीर, कार्मण शरीर में भी अनंत अनंत परमाणु होते हैं। तो आप विचार कीजिए, वो उतना छोटा सा जीव, निगोदिया जीव, उच्छेदांगुल का भी असंख्यातवा भाग होता है, उतना उसका प्रमाण होता है, मतलब अंगुल का भी असंख्यातवा भाग। संख्यात्मक भाग। हाँ, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग में उस एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। ठीक है, और अनंत जीव होते हैं, और सभी अनंत जीवों के अपने अपने तेजस कार्म शरीर, कितना कितना कर्म होगा उनके साथ। ठीक है, 8 कर्मों का कितना कितना साथ होगा, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, सारे के सारे कर्म होंगे, और सारे कर्म भी अनंत अनंत परमाणु सहित हैं। एक एक कार्मण वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु। तो आप विचार कीजिए, उतने से क्षेत्र में कितने जीव हैं। अब वो क्षेत्र कितना है? अंगुल का असंख्यातवा भाग, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग में प्रदेश कितने होंगे? असंख्यात। वो जो प्रदेश होगा, जो छोटा सा जीव शरीर होगा, उस शरीर में कितने प्रदेश हैं? आकाश के कितने प्रदेश हैं? वो तो आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में कितने सारे जीव हैं, कितने सारे पुद्गल परमाणु, तो अनंत हुए ना। तो वो यहाँ प्रमाण के रूप में बता रहे हैं कि एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए। और देखिए, एक और उदाहरण दे रहे हैं। देखो, पहला वाला था गौमरसार जीव कांड की गाथा नंबर 195, और अब दे रहे हैं वो पंचाशी गाय की गाथा नंबर 164 से कि यह लोग सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों से ठसाठस भरा। देखो, हमारे रूम में हमको लग रहा है ना, ये आपका मोबाइल सामने रखा होगा, और आप मोबाइल के सामने आप बैठे, तो ये जो बीच की जगह है खाली है ना, है? आप जहाँ बैठे हैं वहां, और आपका मोबाइल जहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की जगह खाली है, कुछ भरा हुआ है वहां पे? बताइए। आप भरा हुआ है बोलेंगे, मैं पूछ लूंगा आपसे क्या भरा है वहां पे, बताना पड़ेगा आपको। वैसे तो खाली है भैया जी, पर वैसे भरा है, ठसाठस निगोदिया जी भरे हुए हैं। सूक्ष्म बादर पुद्गलों से भरा है ठसाठस। हाँ, आपको पता है, आपने एक बार सुना होगा, जब हम साइंस पढ़ते थे बचपन में, 7th 8th 9th की साइंस होगी, मुझे नहीं पता आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है, मैंने शायद 7th 8th में पढ़ा होगा, कि जो साउंड होता है ना, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। पढ़ा होगा ना, साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है।
मतलब कुछ हो तो ही ट्रेवल कर सकता है। आपको आवाज आ रही है, मोबाइल से आपके पास तक आवाज आ रही है, जिनने ईयरफोन लगाए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों को आवाज आ रही है सामने से यहाँ तक, इसका मतलब कुछ है। यदि कुछ नहीं होता तो वो आवाज आप तक नहीं आ पाती। ये तो एक उदाहरण दिया। ये जो नेटवर्क हमारा मोबाइल का कनेक्शन बैठ जाता है हमेशा, ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ दूसरे नगर में और आप अपने अपने नगरों में बैठ करके सुन रहे हैं, ये इतना सब ट्रेवल हो रही है, हाँ, ये कनेक्शन बैठ रहे हैं, तो वो जो नेटवर्क बैठता है, नेटवर्क कनेक्ट होता है, वो भी तो पुद्गल परमाणु रूप है, तो वो भी तो यहाँ भरे हुए हैं। हाँ? आप किसी को फोन लगाते हैं तो उसको ही लगता है, किसी और को नहीं लगता। एक कमरे में 1000 लोग बैठे हैं, ठीक है, और आपने जिसको फोन किया उसी का फोन बजेगा और किसी का नहीं बजेगा, तो ये कैसे हो जाता है? ये इसीलिए हो जाता है कि भाई फोन उसी को लगा है और नेटवर्क जो कनेक्शन होंगे वो पुद्गल परमाणु रूप है, वो हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन है वो पुद्गल परमाणु, वो उस पूरे हॉल में भरे हुए हैं। हाँ? तभी तो 100 लोग भी फोन पे बात कर रहे हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, सबका अपना अपना काम चल रहा है, तो पूरे लोक में पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए। अकेले पुद्गल परमाणु नहीं, जीव भी, सूक्ष्म जीव जो हैं, ठीक है, हमने भी जीव के जब भेद देखे थे तो सूक्ष्म बादर एक इंद्रिय देखे थे ना, एक इंद्रिय जब 14 जीव समास देखे थे तो एक इंद्रिय के हमने 2 भेद करे थे, सूक्ष्म और बादर। फिर हमने उनके भी पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे भेद किए थे, तो वो सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। तो ऐसे तीनों लोकों में सब ओर से बहुत विविध प्रकार के पुद्गल परमाणु, विविध प्रकार के स्कंद और बहुत सारे जीव, सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं। और इसीलिए असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत प्रदेश, अनंत द्रव्य रह लेते हैं। हाँ डॉली जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 भैया जी, जो ये सूक्ष्म आदर इस तरह से ये 14 है जीव समास के वेद, इसमें 19 भी आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो ये हो जाते कि मुझे याद नहीं है, थोड़ा मुझे पहले याद था, काफी टाइम पहले पढ़े, 19 हो जाते हैं, फिर 38 हो जाते हैं, 58 भी हो जाते हैं, 408 कुछ कितने भी हो जाते हैं। उसमें शायद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के सब क्लासिफाई कर देते हैं, या फिर 1 इंद्री के सब क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो जो हमने अभी 1 इंद्री के अकेले 2 किए ना, सूक्ष्म और बादर, और फिर उनके पर्याप्त अपर्याप्त, तो ऐसे 1 इंद्री के अभी सिर्फ 4 हुए, तो या तो उनकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है या फिर विकलत तरह की कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ये है विषय, मुझे अभी ख्याल में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट स्टार में विषय बहुत अच्छे से आया है। जी चलिए ठीक है, तो इस तरह ये गाथा में इस बात को बताया कि किस प्रकार इस असंख्यात प्रदेशी लोक में इतने सारे द्रव्य कैसे रह जाते हैं, क्योंकि एक प्रदेश की इतनी सामर्थ्य है कि वो सर्व अणुओं को स्थान दे सकता है, सारे के सारे अणु। आप विचार करो, सोचो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी पुद्गल द्रव्य हम देखते हैं वो बहुप्रदेशी हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आकाश द्रव्य के एक प्रदेश की सामर्थ्य इतनी है कि वो सारे के सारे अणु को स्थान दे सकते हैं अपने एक प्रदेश में। तो आकाश द्रव्य के एक प्रदेश की इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे के सारे पुद्गल परमाणु को स्थान दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति सामर्थ्य तो इतनी ही होती है। ठीक है, इस तरह ये गाथा नंबर 27 तक हमने अस्थिकाय का वर्णन पूरा किया, और अस्थिकाय के वर्णन के साथ में जो हमारा मूल पहला अधिकार चल रहा था, 6 द्रव्य अधिकार, उसमें 6 द्रव्य की चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, अब आगे 6 द्रव्य की चर्चा हो गई, अब आगे 7 तत्व की चर्चा प्रारंभ होगी। तो 7 तत्व की चर्चा में कौन कौन से तत्वों की चर्चा आने वाली है, आपको याद है? जीव अजीव की चर्चा आश्रव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ बहुत बढ़िया। आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप, इनकी चर्चा पुण्य पाप। हमारी 7 तत्व के अधिकार में आएगी। क्यों जीव और अजीव की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी तक हमने जो चर्चा की है वो जीव और अजीव तत्व की ही चर्चा की। ठीक है, अब बचे जो बाकी तत्व आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, उनकी चर्चा दूसरे अधिकार में, और उसके बाद जो हमारा तीसरा अधिकार है उसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी। ठीक है, टोटल 58 गाथाएं हैं, हमारा एक तरह से आधा ग्रंथ हो चुका है। ठीक है, 27 हो गई ना, तो पूरा नहीं लेकिन एक तरह से आधा हो चुका है। तो
इस बात के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का पहला अधिकार और एक तरह से आधा ग्रंथ अभी पूरा कर लिया है। एक बार पूरे ग्रंथ का पूरे विषय का रिवीजन पहली गाथा से लेकर के 27 गाथा तक आप सभी भी कर लेना, जिससे अगले हफ्ते जब हम प्रारंभ करें दूसरा अधिकार तो उतना विषय हम सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आज जी, हाँ मतलब भैया जी हाँ टीका की पीडीएफ मिल जाएगी क्या? किसकी? आपकी एक बार अनम्यूट करिए एक बार। हाँ, तो द्रव्यों के पता दे रहे हैं ना आप? टीका की पीडीएफ? हाँ। हाँ, मैं ऐसा करूंगा, आपको टीका की पीडीएफ भी दे दूंगा। और अभी तक तो जो हमने इतना विषय कर लिया पहली से 27 गाथा तक, उन सारी 27 गाथाओं की एक हाँ जी उन भैया सारी जी। 27 गाथाओं की एक पीपीटी जो जिससे हम पढ़ते हैं ना, उन सबको हाँ। कंबाइन करके अभी तक की सारी क्लासेस की एक पीडीएफ बना करके वो भी सेंड कर दूंगा। तो जिनको टीका देखना है वो टीका देख सकते हैं, और जिनको हमारी ये जो पीपीटी थोड़ा देखना हो तो वो इससे भी रेफर कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो उस हिसाब से आप। लेकिन पढ़ाई जरूर करिए, एक बार रिवाइज जरूर करिए। असाइनमेंट मिल गया सबका सुलभ जी? असाइनमेंट मोस्टली तो सभी का मिल गया। अभी जिन जिन का बाकी है मैंने आज मैसेज डाल दिया है कि आज शाम तक और आप दे दीजिए, उसके बाद हम नहीं लेंगे। ठीक है, आज शाम 5 बजे तक का टाइम आपको दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो आज शाम तक मुझे भेज दीजिए। अरे भैया जी, ये हमारी गलतियाँ रह रही है वो बताओगे आप? क्या चीज? असाइनमेंट में जो हमारी गलतियाँ रह गई है वो बताओगे आप? मैं एक सामान्य रूप से सबका एक बार में बता दूंगा, सबका अलग अलग तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सबका बताएंगे तो वो बहुत समय लेगा। जनरल आइडिया हम बता देंगे। हाँ सुलभ, ये किशन चंद पंडित जी अपने एक दोहा बोलते थे ना कि ना सिद्ध की राशि कभी कम हुई ना निगोद की, हाँ, कोई एक दोहा बोलते थे, कहाँ से याद है तुम्हें? नहीं मुझे याद तो नहीं है। मैं घर पहुंचूंगा, मेरे पास उनकी पुस्तकें हैं, 2 या 3 पुस्तकें हैं, यदि उसमें वो मिलता है तो मैं देखूंगा। हाँ, डालना ग्रुप पे ना, बहुत ही अच्छा दोहा बोलते थे, 2-3 लाइन का, कि इतने ठसाठस सिद्ध भरे उतने ही निगोदिया, ना आज तक ये राशि घटी ना बढ़ी, ऐसे अभिप्राय था उसका। मुझे दोहा याद नहीं आता, हो कई सकता बार है भूधर शतक का हो, वो भूधर शतक से काफी कुछ ये बताते थे। भूधर शतक तो मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा, बुद्धजन सतसई, और भूधर शतक तो 2-3 बार पढ़ा, उसमें नहीं है। अच्छा, चलिए हाँ, तो फिर देखना पड़ेगा, उनकी पुस्तक से हम एक बार देख लेंगे। हाँ, देखना, मिले तो मुझे भेजना ना। जरूर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।